जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों। आज इस वीडियो में हम सब लुसेंट के विभेद यानी कि स्टैटिक जीके का पूरा वीडियो आज इस वीडियो में कंप्लीट महामैराथन वीडियो है, जिसमें पूरा स्टैटिक जीके को लुसेंट का इस किताब का निचोड़ कंप्लीट कराऊंगा। इसलिए वीडियो बहुत ही शानदार एवं ज़बरदस्त होगा और बहुत लंबा भी होगा, क्योंकि 1 घंटा प्लस ही वीडियो जाएगा। इसलिए वीडियो पर पूरा ज़रूर बने रहिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा स्टैटिक जीके कवर कर दिया जाएगा, इसलिए वीडियो पर ज़रूर पुनः बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत के प्रथम महिला से संबंधित। तो भारत के प्रथम महिला के संबंधित है। पहले पेन ले लेते हैं बढ़िया से। देखिए, इसको कम रंग अथी में कर देते हैं। देखिए, भारत के प्रथम महिला से संबंधित है। पूरा टॉपिक वाइज इस वीडियो में कराया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था भारत के पहला महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। अगर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत के प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। भारत के प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। भारत के प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम। भारत के प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्रमण्यम। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथू। भारत के प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान। भारत के प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। भारत के प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। किसी राज्य के विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नू देवी। किसी राज्य के विधानसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा के रहा है श्रीमती सन्नू देवी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश। देश के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चाडी। देश के प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चाडी। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भानोट। संयुक्त राष्ट्र संघ पर प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला आरती शाह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार लगातार प्रथम महिला संतोष यादव।
मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्ण देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लैम्सडेन। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुजरानी। अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न दोनों पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कुजरानी। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई। प्रथम महिला स्नातक कामिनी राय 1886। प्रथम महिला स्नातक कदामिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपालराव जोशी। प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपाल जोशी। प्रथम महिला सर्जन डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी। भारतीय प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना के प्रथम महिला पायलट श्रीमती हरिता कौर दयाल। वायुसेना के प्रथम महिला पायलट श्रीमती हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोड़ा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ चीफ इंडिया एयरलाइंस सुषमा चावला। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रानी कौशल धर्मशक्तु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रानी कौशल धर्मशक्तु। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बूला चौधरी। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बूला चौधरी। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कठेथानकर। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता कठेथानकर। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रामादेवी। राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव बी.एस. रामादेवी। राज्यसभा का लिए नामांकित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मिहिर भूषा। संयुक्त राष्ट्र अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। संयुक्त अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा का प्रथम अभिनेत्री देविका रानी गोरिक। भारतीय देविका रानी रोडिक। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली व विश्व बैडमिंटन में चैंपियनशिप महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला पी.वी. सिंधु।
ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो साइना नेहवाल। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम। प्रथम महिला विदेश सचिव धोकिल अय्यर। प्रथम महिला विदेश सचिव धोकिल अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिथाली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिथाली राज। ओलंपिक में जिम्नास्टिक एवं प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। ओलंपिक में जिम्नास्टिक और प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सीता अंबानी। भारतीय ओलंपिक में समिति में सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी। 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला डायना ईदुलजी। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला दिनेश फोगाट। एशियाई स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला दिनेश फोगाट। नॉर्मन बेरलॉन्ग पुरस्कार जीतने सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। नॉर्मन बेरलॉन्ग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला डॉक्टर अमृता पटेल। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा। जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। आज लुसेंट का इस वीडियो में मध्यकालीन भारत से पूरा लुसेंट को इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो पर जरूर पूरा बने रहिएगा। अगर इस बुक को आप सभी कवर कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज देखेंगे मध्यकालीन भारत से दिया गया है। सबसे मेन पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, भारत पर पहला अरबों का आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण, यानी कि जो वो सफल आक्रमण किए थे मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाया था। अगर प्रश्न आएगा कि अरबों ने सिंध पर कब विजय पाया था, तो 712 ईस्वी में। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दहिर का शासन था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? दहिर का। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अरब वासियों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था इंडिया में धन दौलत लूटने का और इस्लाम प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य था उसका। महमूद गजनी 932 में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार जो गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। 932 में जिसका नाम था अल्पतगीन नामक, जिसने महमूद गजनी के साम्राज्य की स्थापना की, अपनी राजधानी भी गजनी ही बनाया था। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी को पिरतागीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल में 972 से 977 में सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया था। भारत तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासन था। जब भारत में शाही वंश का शासन था, उस समय भारत तुर्क का आक्रमण का समय था। अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुबिक्तगीन 977 में गजनी की गद्दी पर बैठा। अल्पगीन का दामाद था जो सुबिक्तगीन 977 में गजनी के गद्दी पर बैठा था। महमूद गजनी सुबिक्तगीन का पुत्र था। अगर प्रश्न आएगा महमूद गजनी किसके पुत्र था, तो सुबिक्तगीन के, जिसका
जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। मोहम्मद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 1971 में। अपने पिता काल के महमूद गजनी खुरासन का शासक था। महमूद गजनी 17 वर्ष की अवस्था में 998 में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल-आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद का मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्ला का उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ये पॉइंट काफ़ी वीवीआई बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया था ये टॉपिक से। D2 पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट। महमूद भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति थी। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, यानी कि ये मूर्ति को तोड़ देता था, जिसे मूर्ति भंजक भी इसे कहा जाता था। अगर प्रश्न आएगा कि मूर्ति भंजक शासन किसे कहा जाता है तो महमूद गजनी को। महमूद गजनी ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध में आक्रमण किया। जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी ने 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी को 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरोध में महत्वपूर्ण जीत बताई गई है। महमूद गजनी थानेश्वर से चक्र स्वामिनी काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि पर रखवाया। महमूद गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हुआ। इस मंदिर को लूट उसे 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा की सहायता करने के कारण अनिलवाड़ को शासक पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। इसकी रक्षा करने के लिए अनिलवाड़ पर भी मोहम्मद गजनी ने आक्रमण कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने का क्रम में महमूद गजनी को जाटों से आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब मोहम्मद गजनी ने संपत्ति को लूट कर जा रहा था तो जाटों ने उस पर आक्रमण किया, तो जाटों ने भी मोहम्मद गजनी से कुछ संपत्ति को छीन लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया। अब महमूद गजनी ने इसके जाटों के खिलाफ आक्रमण कर दिया। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हो गई। अंततः महमूद गजनी का मृत्यु 1030 में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। जब सुल्तान की सबसे पहले शासक धारण करने वाला मोहम्मद गजनी सेना के सेफ दराय तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों को आसीन थे। अलबरौनी, फिरदौसी, उतबी तथा फारूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था। अलबरौनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे। अब आते हैं मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गजनी के अधीन का छोटा राज था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, अगर पूछे कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में सुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 में किसके विरुद्ध, तो मुल्तान के विरुद्ध। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ के शासक भीम द्वितीय गौरी को बुरी तरह परास्त किया। भीम द्वितीय ने यहाँ पर जब आक्रमण किया था तो गौरी को बुरी तरह हराया था। देखिए मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें परिणाम चौहान विजय हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें गौरी विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी जयचंद तो गौरी विजय हुई। मोहम्मद गौरी भारत पर विचित्र प्रदेशों पर शासन
का भार अपने गुलाम सेनापतियों के सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी का हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई। अब आते हैं सल्तनत वंश यानी दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। वह गौरी का गुलाम था, यानी कि इसमें जितना भी शासक रहेगा सभी गुलाम किसी न किसी का रहेगा। अधिकतर मोहम्मद गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगो कहा जाता है। इन्हें सैनिकों की सेवा का खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी। कुतुब मीनार का नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली में कुब्बत-उल-इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। ऐबक ने लाख बख्श यानी कि लाखों को दान देने वाला भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियारजी खिलजी था। प्राचीन में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको ध्वस्त करने वाला कौन था? बख्तियारजी खिलजी, जो किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। वह उसे लाहौर में दफनाया गया था। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। आराम शाह कितने दिनों तक शासन किया? केवल 8 महीने तक। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर कर दी थी। 1211 में दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठा था। देखिए, इल्तुतमिश को तुर्किस्तान में इल्बारी तुर्क तथा ऐबक के दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। गवर्नर यानी कि वहाँ का सरकार चलाने वाला था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लाहौर की राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज-ए-सुल्तानी निर्माण एवं दिल्ली एक कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश का पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा सुल्तान की पद वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज़म सम्राट जलालुद्दीन और इल्तुतमिश ने अपना यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासक उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। नेक्स्ट पॉइंट है रजिया पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा, जिसे कहा जाता है काबोर, एवं कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया का मालिक जमालुद्दीन याकिर्त, यानी कि उसका जिसे प्रेम करता था याकिर्त, अमीर-ए-आखुर घोड़े पर सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों ने तुर्की अमीर के विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली के गद्दी पर मौजूदीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुतनिया से साथ हुई। इससे शादी करने के लिए रजिया पुनः गद्दी पर प्राप्त करने के लिए प्रयास की, लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी। 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास कर दी थी। जब रजिया आ रही थी तो उसको सोचा कि ये कोई व्यापारी है, उसी के चलते रजिया का हत्या कर दिया था। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। 1242 में बहराम शाह की हत्या कर दी थी। उसके बाद दिल्ली सुल्तान की अलाउद्दीन मसूद शाह बना। दिल्ली पर कौन बैठा था उसके बाद? अलाउद्दीन मसूद शाह। बलबन के षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद सुल्तान बना दिया। बलबन षड्यंत्र चला से 1246 में उसको हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया गया। नसरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था
जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। प्रश्न आता है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह किया था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद साहब। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान चिहलगामी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने 1266 में गयासुद्दीन बलबन नामक दिल्ली में गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण में दिल्ली की रक्षा करने के लिए सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस, सिजदा यानी कि सिर झुकाकर चलने वालों को सिरजा कहा जाता था। पैबोस यानी कि जो ढककर चलता था उसको शुरुआत में बलबन ने की। बलबन ने फारसी में रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव प्रारंभ करवाया था। प्रश्न आता है, नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौक्त एवं नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में कौन विद्वान रहते थे? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शहाबुद्दीन कुमर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शहाबुद्दीन कुमर्स था। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन के समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलखोरी में अपनी राजधानी बनाई थी। इसने कहाँ पर राजधानी बनाया था? किलोखरी में। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ाथमणिपुर में, इलाहाबाद जो भी कहा जाता है, वहाँ पर कर दी। 12 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली के सुल्तान बना। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली कुरसप्पा था। अलाउद्दीन खिलजी के सेना नकद वेतन देने में अस्थायी सेना की नींव रखी, जिसने दिल्ली के शासकों का अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिक के हुलिये लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगर प्रश्न आएगा, घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलियों लिखने की प्रथा किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन के भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। अलाउद्दीन भू राजस्व को दर बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का धन सुल्तान का हिस्सा का 1/4 भाग को स्थान में 3/4 भाग दिया था। इसने व्यापारियों को बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाली व्यक्ति को शरीर का मांस देने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मुख्य नियंत्रण प्रणाली का दृढ़ता से लागू किया, यानी जो कम वजन तौलता था तो इसके शासनकाल में उसका शरीर का मांस देना पड़ता था। दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा, यानी उसका बेटा मलिक कफूर को दक्षिण भारत में विजय के लिए भेजा था। जमियत खाना मस्जिद का अलाई दरवाजा, सौरी का किला तथा हजार खमसा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कौन कौन से? जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा हजार खम्स महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी में वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। सिकंदर ए सानी का उपाधि को स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन को मलिक याकूब दीवान ए सियासरियात के नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नसीब नामक अधिकारी वस्तुओं को परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी यह खदानों की बिक्री के हेतु लाया था। सराद ए हल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, अन्य वस्तुओं को बिकने के लिए आती थी।
अलाउद्दीन खिलजी को आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी के लिए ज़ियाउद्दीन बरनी को कीर्ति ए तारीखों फिरोजशाही से मिलती। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला एवं बतूता एवं फर्रुख सातलीन इस्लामी कीर्ति थे। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब यानी कि नाजीर महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्स के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर खालसा भूमिका में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर यानी कि पहला था चराई कर, जिसमें दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा था गढ़ी कर, जिसमें घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए थे। अगर इसमें सबसे ज़्यादा किसके पर आक्रमण किए थे? अलाउद्दीन खिलजी के समय। प्रथम आक्रमण 1297 में कादर खां के नेतृत्व, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतुलुक खालजा के नेतृत्व, चौथा आक्रमण 1303 में तरगिर के नेतृत्व, पाँचवा आक्रमण 1305 में अलीबक तरताक के नेतृत्व, छठा आक्रमण 1306 में कबक इकबार के नेतृत्व। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को 1316 में दिल्ली के गद्दी पर बैठा। ऐसे नग्न स्त्री पुरुष संगत पसंद था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों को वस्त्र पहनकर आ जाता था। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने नग्न स्त्री एवं पुरुष को पसंद करता था? तो ये मुबारक खिलजी था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। मुबारक खां ने खलीफा का उपाधि धारण की थी। मुबारक को वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 में इसकी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली पर सिंहासन पर बैठा था। खुसरो खां पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खां पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल था, पीरियड था 1320 से 1398 तक। 5 सितंबर 1320 में खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक यानी कि तुगलक खाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए जाने वाली अमीरों की भूमि को लौटा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं: दोआब क्षेत्र कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, लेकिन असफल सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। खुरासन यानी कि कराची अभियान, गयासुद्दीन तुगलक के समय अमीरों की भूमि लौटा दिया था। ये पॉइंट पढ़ा दिए। इसने सिंचाई एवं कुएं की नहरों का निर्माण कराया। समतल नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापित की, जिसने रोमन शैली में निर्मित नगर की एक दुर्ग निर्माण हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान लौटते समय जूना खां के निर्मित लकड़ी के महल से दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन में सभी सुल्तानों को मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित एवं विद्वान योग्य शिक्षित व्यक्ति थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सैनिक भरी योजनाओं को क्रूर, कृतज्ञ, दूसरे के सुख दुख को प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था। प्रश्न आता है, स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु किस शासक को कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी
देवगिरी से हस्तांतरित कर दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, तांबा और धातुओं के सिक्कों को चलवाए, जिनका चांदी के रुपये में टक्का के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रिंस यानी मनी आवर्स की सजा संज्ञा दी। अफ्रीका के मोरक्को इब्न तूता के 1333 ईस्वी में भारत आया तो सुल्तान के इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया। 1342 में इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाओं का वर्णन है। इसके पुस्तक में विदेशी व्यापारियों का आगमन के चौकियों की स्थापना, डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिन प्रभासूर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 के सिंध जाते समय ठट्ठा के निकट गोडाल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुआ था? 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय ठट्ठा में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु का इतिहासकार बदरुद्दीन लिखता है, लोगों का यह मुक्ति मिली उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में बड़ाई सलाह मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं के मीरन मुहल्लिम, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, सुल्तान एवं रुकनुद्दीन अजुदन को मुल्तान के आदि संतों को कब्र पर मकबरे बनाए। फिरोज तुगलक कराची राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हो गई थी। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों को नया कर सिंचाई भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जैनपुर फिरोजपुर थे। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपरा गांव के मेरठ के अशोक 2 स्तंभों का लेकर दिल्ली स्थापित किया था। सुल्तान के फिरोज तुगलक अनाथ के लिए मुस्लिमों को, महिलाओं को एवं लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात की स्थापना की थी। फिरोज तुगलक ने मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं के लिए दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। सल्तनत कालीन सुल्तानों में शासनकाल में अधिक दासों की संख्या 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय था। दासों को देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग के दीवान ए बदगान की स्थापना की। दासों के देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान ए बदगान की स्थापना की थी। इसके सैन्य पदों का वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी, शम्स ए दियाज ने अपनी संरक्षण दिया था। इसने ज्वालामुखी का पुस्तकालय लूटे जिसमें 1300 ग्रंथें थे। कुछ फारसी विद्वानों ने अलाउद्दीन के फिरोजशाही नामक के अनुवाद किया था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण को निर्मित सिक्कों का भारी संख्या में जारी करवाया, जिसे मुद्रा या बिक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1338 में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी एवं जेरूसलम निर्मित उत्तर मस्जिद में की जाती थी। सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा लिखी गई कोटला फिरोज दुर्ग निर्माण करवाई थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन काल में दिल्ली का पालम तक ही रह गया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसके शासनकाल में दिल्ली पालक तक ही रह गया था।
तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया। किसके शासनकाल में तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। नसीरुद्दीन के समय मलिक कुसुफ यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर जैनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है सैयद वंश। सैयद वंश कब से चला था? 1414 से 1451 तक। सैयद वंश की स्थापना खिज खां ने किया था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आजब यानी कि उपाधि धारण से खुश था। खिज खां तैमूरलंग के सेनापति थे। भारत लौटते समय तैमूरलंग ने खिज खां को मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का शासन नियुक्त किया था। खिज खां के नियमित रूप तैमूर का पुत्र शाहरुख कर भेजा करता था। खिज खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज खां ने पुत्र मुबारक खां को शाह की उपाधि धारण की थी। अहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश की विषय की जानकारी देता था।